हेलो स्टूडेंट्स। तो आइए एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं एंड दैट इज हाउ टू डिफरेंशिएट द गिवन रिएक्शन विल गो थ्रू SN1 मैकेनिज्म और SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, ये बहुत एक कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन होता है क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज जाते हैं कि हम SN1 के थ्रू करें, क्योंकि अगर कोई भी रिएक्शन SN1 के थ्रू होती है तो प्रोडक्ट क्या होती है, रेसमिक मिक्सचर मिलता है। और अगर कोई रिएक्शन SN2 के थ्रू होती है तो उसमें हमें इन्वर्जन होता है, वॉल्डन इन्वर्जन। तो ये बड़ा कंफ्यूजन सा बना होता है कि SN1 के थ्रू होगा या SN2 के थ्रू हो। तो इसके बारे में कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको एग्जाम्स में अभी काम आएंगी। मैं ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं बता सकता क्योंकि अभी आप लोग का एग्जाम्स होने वाला है। तो इसीलिए मैं जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स है मैं उनको डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए। तो मैं कुछ ऐसे सबस्ट्रेट्स, देखिए सबस्ट्रेट हम किसे बोलते हैं, जो RL एक लिविंग ग्रुप होगा, हमारा क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, ये लिविंग ग्रुप एक साइड से निकल जाएगा, ठीक, और फिर न्यूक्लियोफाइल आके इस पर क्या करेगा, अटैक। और आपका RNU ये प्रोडक्ट आपका बनेगा प्लस लिविंग ग्रुप आपका निकल जाएगा। अब ये जो R है, ठीक है, बेसिकली जो RL है पूरा, इसको हम सबस्ट्रेट बोलते हैं, सबस्ट्रेट। और सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो होता है, ठीक है, वो सबस्ट्रेट ही होता है जो हमें ये डिसाइड करता है कि द रिएक्शन विल गो थ्रू SN1 मैकेनिज्म और SN2 मैकेनिज्म। जो मेजर पोर्शन जो है, मेजर, ठीक है, जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है इस बारे में, इसको डिसाइड करने में, वो होता है क्या, सबस्ट्रेट। अब कुछ सबस्ट्रेट्स की मैं बात कर लेता हूं जो SN1 के थ्रू ही जाते हैं, ठीक है। उन केस में सिर्फ में SN2 की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती। उसमें से एक आपको मिल जाएगा टर्सरी ग्रुप, ठीक। यहाँ पर एक लिविंग ग्रुप, ये जो सबस्ट्रेट है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ SN1 ही होगा, SN2 की कोई पॉसिबिलिटी नहीं, ठीक है। SN2 की यहाँ पर पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। सिमिलरली अगर कुछ इस तरह का सबस्ट्रेट आपको मिल जाता है और लिविंग ग्रुप, तो इसमें भी SN1 की परसेंटेज ज्यादा होती है। मतलब आप ये कर सकते हैं कि ये भी रिएक्शन जो है SN1 के थ्रू ही जाएगी। लेकिन अब क्या होता है कि एक और अगर मिथाइल ग्रुप हट जाए और कुछ इथाइल ग्रुप आ जाए, इन दिस केस यहां पर SN1 भी हो सकता है और SN2 भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। इन दोनों का कंफर्म है, ये SN1 के थ्रू ही रिएक्शन प्रोसीड होगी। बट इस केस में SN1 भी हो सकता है और SN2 भी हो सकता है। तो इस केस में हम ये बात कर लेते हैं कि कब SN1 होगा और कब SN2 होगा। ठीक है, इसको भी हम थोड़ा क्या कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। इन दोनों को आपको एग्जैक्टली आपको याद रखना है कि इन दोनों में हमेशा SN1 ही होगा। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर CH3 CH2, और यहाँ पर एक लिविंग ग्रुप है। अगर हम यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लाइक NO2, साइनाइड, ठीक है, NF3+, जितने भी आप ऑर्डर पढ़े हैं -I इफेक्ट वाले, वो सभी ग्रुप्स अगर यहाँ पर लग जाए, ठीक है, NH3+ एटसेट्रा, ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, जो वीक भी है, उनसे भी हो जाता है। ये जो रिएक्शन, अगर ऐसे कुछ कंडीशंस हैं
जरूरी नहीं है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग यहाँ पर भी हो, ये यहाँ पर भी हो सकता है। ठीक है, तो इन दैट केस आपका SN2 रिएक्शन प्रोसीड होता है। ठीक है, तो रिएक्शन प्रोसीड होती है वो SN2 मैकेनिज्म के थ्रू होती है। सिमिलरली अगर यहीं पर कुछ इस तरह से कंडीशंस बन जाएं कि जो, अब मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं, कि यहाँ पर अगर SN1 के केस में हमें पता है कि एक कार्बोकटायन बनता है इंटरमीडिएट, और अगर वो कार्बोकटायन किसी तरह से रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाए तो वो क्या होगा, SN1 के थ्रू प्रोसीड होगा। जैसे यहाँ पर लिविंग ग्रुप निकलेगा, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में कार्बोकटायन बनेगा। अब ये जो कार्बोकटायन है ये इस बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। इसलिए इन दिस केस यहाँ पर क्या होगा, SN1। बात समझ में आई। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर होंगे तो SN2 होगा, अगर बेंजीन का केस होगा तो SN1 होगा, या फिर अगर यहीं पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं, CH2 माइनस होता है, ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका नाइट्रोजन NH2 माइनस, फिर आपका आता है O माइनस, ठीक है, फिर इसके बाद ये मैं ऑर्डर बता रहा हूँ, प्लस आई इफेक्ट है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप टेंडेंसी का, ठीक है, और फिर आपका आता है और भी टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप्स वगैरह। ठीक है, इसके बाद ये सब नंबर्स आते हैं। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं प्लस आई इफेक्ट वाले, वो ये, अगर ये वाले ग्रुप्स लगे हैं तो वो रिएक्शन SN1 के थ्रू प्रोसीड करेगी, SN1 के थ्रू प्रोसीड करेगी। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है इन दिस केस तो SN2 के थ्रू प्रोसीड होगा रिएक्शन, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वह SN1 के थ्रू। बताइए ये बात समझ में आई। अब बात करते हैं कि एक और मिथाइल ग्रुप अगर हम गायब कर दें, ठीक है, अभी तक हमने बात कर लिया कि इथाइल के केस में SN1 भी हो सकता है और SN2 भी हो सकता है, कब कौन सा होगा हमने ये डिस्कस कर लिया। अब मान लेते हैं कि CH3L है, सिर्फ एक लिविंग ग्रुप है और CH3 है, तो इन दिस केस SN2 होगा और SN1 बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं, यहाँ पर SN1 बिल्कुल नहीं होगा, हमेशा SN2 होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। और बाकी केसेस मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स अगर होंगे तो वो SN2 को फेवर करेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे तो वो SN1 को फेवर करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो ये मेजर पोर्शन है जो इस बात को इफेक्ट करता है कि जो रिएक्शन है वो SN1 मैकेनिज्म के थ्रू जाएगी या SN2 मैकेनिज्म के थ्रू जाएगी। यहां तक बात समझ में आ गई। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज, हम ये चीज कभी डिसाइड नहीं करते ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग ग्रुप एबिलिटी। We cannot predict the reaction, the given reaction will go through SN1 mechanism और SN2 मैकेनिज्म। अगर लिविंग ग्रुप के एबिलिटी की बेसिस पर हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि जो गिवन रिएक्शन है वो SN1 के थ्रू जाएगी या SN2 के थ्रू जाएगी, हम ये सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट या फिर किसी और इफेक्ट बेसिस पर बता सकते हैं। ये बात समझ में आ गई। चलिए, ये बात अगर समझ में आ गई तो एक और इम्पोर्टेंट चीज बात कर लेते हैं
जो इफेक्ट करता है SN1 और SN2 के रेट। जो मेजर पोर्शन है वो क्या है, सबस्ट्रेट। अब जो दूसरा मेजर पोर्शन जो उससे ज्यादा कम इफेक्टिव होता है, ठीक है, वो होता है क्या, वो होता है आपका सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मैंने आपको बताया है कि ठीक है, दो तरह के होते हैं, पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट। और इसके बाद फर्दर हम पोलर सॉल्वेंट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एंड पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स में आपका वाटर आ जाएगा, एल्कोहल्स आ जाएंगे लाइक इथेनॉल, ठीक, या फिर ऐसे कंपाउंड जिसमें H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, ठीक है, लाइक HF, ठीक है, एक्सेट्रा। इंपॉर्टेंट आपके लिए सिर्फ ये दो है, H2O एंड इथेनॉल, यही आपसे ज्यादा पूछे। और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में आपका आ जाता है DMF, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड एंड एसीटोन, जो आपके थ्रू आउट द NCERT यूजेस किए गए। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर गिवन सॉल्वेंट आपका पोलर प्रोटिक है लाइक वाटर एंड इथेनॉल, तो रिएक्शन आपकी प्रोसीड होगी SN1 के थ्रू। और अगर सॉल्वेंट DMF, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड या एसीटोन हो, तो ये रिएक्शन आपकी SN2 के थ्रू प्रोसीड होगी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर दो रिएक्शंस आपको गिवन हो, सेम रिएक्शन, क्या बस फर्क हो, ऊपर वाले में मान लीजिए आपको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट गिवन है लाइक वाटर, और नीचे वाले में आपको सॉल्वेंट गिवन है एसीटोन, ठीक है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो इस रिएक्शन की जो जनरल टेंडेंसी होगी वो SN1 के थ्रू प्रोसीड होगी, और इस केस में SN2 के थ्रू प्रोसीड होगी। मतलब एक सॉल्वेंट का भी इफेक्ट होता है, ठीक है, बट ये उतना इफेक्टिव नहीं होता है जितना सबस्ट्रेट होता है, ठीक है। जब सबस्ट्रेट आपका सेम हो जाए, जब सबस्ट्रेट आपका सेम हो जाए और फिर आपको अगर डिसाइड करना हो कि कौन सा SN1 के थ्रू जाएगा, कौन सा SN2 के थ्रू, तब आप एक सॉल्वेंट को इफेक्ट मान सकते हो। यहां तक समझ में आ गया? ये था आपका रोल ऑफ सॉल्वेंट, हाउ टू वी कैन डिटरमाइन द रिएक्शन विल गो थ्रू SN1 मैकेनिज्म और SN2 मैकेनिज्म। अभी के लिए आपके इतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके लिए दो इफेक्ट्स ही अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोफिलिसिटी का भी इफेक्ट होता है, बट वो अभी आपके काम का नहीं, ठीक है। तो आपका कल एग्जाम है, बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो एग्जाम। थैंक यू सो मच।